तो आज आप सुनने जा रहे हैं एक नई कहानी, लैला, रिटन बाय सत्यव्रत स्वाई एंड देवदत्त सामल, नरेटेड बाय सत्यव्रत स्वाई, प्रेजेंटेड बाय सुब्रत कुमार स्वाई। तो चलिए शुरू करते हैं उस लैला की कहानी, एक अपेक्षित कहानी। मेरे ठीक सामने कुछ दूर में एक इमली का पेड़ था और उस पेड़ के पास हमारे गांव का हाई स्कूल। मैं वहीं खड़ा राकेश भैया का इंतज़ार कर रहा था ट्यूशन जाने के लिए, और मेरी नज़र स्कूल के आंगन के पास वाली इमली के पेड़ की ओर गई, और ठीक उसके नीचे खड़ी थी लैला, रोज की तरह। पर खड़ा रहना उसका काम थोड़ी ना था, बल्कि उसका काम तो उस इमली की पेड़ से शायद इमली तोड़ना था। वो रोज इसी वक्त उनके लंच ब्रेक में यहाँ आके बस इसी इमली की पेड़ को पत्थर मारती रहती थी। फिर स्कूल की घंटी बजती और सभी बच्चे अपने अपने क्लास को लौट जाते थे, मगर लैला वो अपने काम में इतना व्यस्त रहती थी कि उसे किसी और चीज की भनक तक नहीं पड़ती थी। फिर उसके दोस्त उसे बुलाते और वो वापस चली जाती। मगर बात कुछ ऐसी थी कि हर एक बार उसकी निशान उस इमली से कई दूरी से चूक जाती थी, और वो हर बार ना मानते हुए वैसे ही उस इमली के पेड़ को रोज पत्थर मारती थी। और इसी बीच उसकी स्कूल की घंटी बजी और वो वापस अपने क्लास के अंदर चली गई। और इस पत्थरबाजी और मेरे उसको ट्यूशन जाने से पहले एक बार देखने का सिलसिला को आसपास 1 महीना हो गया था। लैला वो किसी नोटबुक की आखिरी पन्नों में लिखी एक अधूरी कविता की तरह थी, जिसे एक बोरिंग क्लास से दूर भागने के लिए क्लास के बीच में मैंने लिखा था, और एक बोरिंग टीचर की डांट की वजह से आधा अधूरा रह गया। मगर वो आधी अधूरी कविताओं की खासियत ही कुछ ऐसी होती है कि वो कागज के पन्नों में तो आधी रह जाती है, मगर दिल में पूरी तरह समा जाती है, बिल्कुल लैला की तरह। मेरे ठीक पीछे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था और उसके पास साइकिल लिए खड़ा था मैं। ट्यूशन दोपहर के 3:30 बजे था और मैं साइकिल पे बैठ राकेश भैया का इंतजार कर रहा था। मैं 10वीं कक्षा में था और राकेश भैया ठहरे 12वीं वाले। हम दोनों एक ही जगह से ट्यूशन होते थे, बस अंतर इतना था कि मेरा ट्यूशन आधे घंटे देरी से शुरू होता था, पर इंतजार करने की वजह तो फिर भी थी। राकेश भैया और मैं एक ही गांव के रहने वाले थे। वो गांव के सरपंच के इकलौते नवाब थे और हम गांव के श्यामलाल पंडित के इकलौते बेटे। चाह तो दिल में थी कि स्कूल से लौट के जल्दबाजी न करके आराम से अपना खाना पीना निपटा के ट्यूशन जाते, थोड़ा वक्त मिले तो थोड़ा पसर भी जाते, पर राकेश भैया को मना कर पाना मुश्किल था। वजह तो बता दी है मैंने। उनके साथ रहने का फायदा यह भी था कि बाकी बच्चों की जरूरत नहीं होती थी कि मुंह पर कुछ बोल दे। खैर कट जाती थी किसी भी तरह उनके साथ, चाहे सही हो चाहे गलत। पास ही था गांव का स्कूल, मगर हम वहां नहीं पढ़ते थे। हम यहाँ से थोड़े और दूर जाते थे, इससे थोड़े और बड़े स्कूल में, जहां अंग्रेजी में पढ़ाते हैं। मगर लैला वो हमारी गांव के स्कूल में पढ़ती थी। वैसे लैला हमारी गांव की तो नहीं थी, मगर पहली बार मैंने उसे होली के 2 दिन पहले हमारे गांव के पास वाले पुल पे देखा था। उस दिन राकेश भैया का 11वीं का रिजल्ट आया था और बड़ा वही याद आया था। मुंह फुलाए अपने मनोरंजन के लिए गांव के कुछ लफंगों को साथ मुझे भी उठा लिए थे गांव के चौक पे। हम वहां पुल के बैठ बैठ उनका गम मिटाने में लगे थे, और तभी वहां से गुजर रही थी हमारी गांव की हरी चाचा की बेटी सरिता, और उसके साथ थी एक और लड़की, एक और नई लड़की जो सबसे अनजान थी। उन्हें जाते देख राकेश भैया ने उन दोनों को रोकने के लिए कहा,
न जाने राकेश भैया को क्या सूझ रहा था। ऊपर से उनका माथा गर्म था। उन्हें रोककर राकेश भैया ने उस दूसरी नई लड़की से पूछा, ओए तेरा नाम क्या है? यहाँ इस इलाके में तो तुझे पहले कभी नहीं देखा। तो वहाँ उस लड़की के साथ खड़ी सरिता बोली, भैया इसका नाम लैला है और ये मेरे मामा की बेटी है। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ आई है, यहीं रहकर पढ़ने हमारे गांव की स्कूल में। ये सुनकर राकेश भैया सरिता से बोले, तुझे पूछा मैंने, वो गूंगी है क्या? उसे बोलने दे। तो जवाब में सरिता ने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसा नहीं है, वो बस किसी से ज़्यादा बात नहीं करती। और ये सुनकर राकेश भैया ने अपनी तानसेनी आवाज़ में कहा, चल अब तो तू ही बताएगी अपने बारे में, जो भी हो जाए, और वो भी गाने की अंदाज में, समझी? वरना मुझे मज़ा नहीं आएगा और इसके बीच में कोई कुछ नहीं कहेगा, वरना अंजाम तो तुम्हें पता ही होगा। राकेश भैया के वो लफ्ज़ नहीं थे, बल्कि सीधी चेतावनी थी सरिता को। पर मुझे अब ये सब कुछ अजीब लगने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो लड़की लैला यहाँ खड़ी रहना नहीं चाहती, जैसे उसे अब इस वातावरण से घृणा आने लगी है। और बड़ी हिम्मत जुटा के मैंने राकेश भैया से कहा, भैया जाने भी दो ना, शायद उसे अच्छा नहीं लग रहा है। ओए बोला ना मैंने, कोई कुछ नहीं बोलेगा, और तुझे बड़ी मन की बात पता चल रही है, चुप एकदम। सुलगती चेतावनी देते हुए राकेश भैया बोले और वापस लैला के साथ अपनी बदतमीजी अंदाज में व्यस्त हो गए। और जब मैंने अपनी आवाज़ थोड़ा ऊंचीला करते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की तो राकेश भैया ने मुझे धक्का लगाया। वहां खड़े सब लोग बस तमाशा देख रहे थे। किसी के मुंह से एक भी अल्फाज नहीं निकल रहा था। अब राकेश भैया का ध्यान लैला से मेरी तरफ आ गया था और फिर राकेश भैया ने मेरा कॉलर पकड़ के मुझे उठाते हुए कहा, ओए बउआ सुनो बे, हमारे काम के बीच में ज़्यादा चूंचा नहीं करते, समझे? साले मेरे आगे ऊंची आवाज, हाँ, और वो भी इस कल की आई छोकरी के लिए। शकल में 2-4 बाल उगे नहीं कि सोचने लगता है लौंडा बन गया। राकेश भैया यानी हमसे जवान लड़ाएगा। साला 4 कदम तो चला न जाता, लंगड़ा बोल्ट से रेस लगाता, हाँ? निकलता है यहाँ से कि देख खींच के कंटाप के नीचे, पूरा शकल धुआं धुआं हो जाएगा। निकल यहाँ से। और बस इसके बाद मैं अपना सिर झुकाए वहां से मुंह फेर लिया। और कर भी क्या लेता मैं उनका? आखिर सरपंच के इकलौते नवाब थे, उन्हें गांव में कोई कुछ नहीं कहता था। वहां से निकलकर एक बार पीछे मुड़कर भी नहीं देखा मैंने कि आखिर आगे लैला का क्या हुआ। बस यही दिल पे एक चोट रह गई कि आखिर मेरे बारे में लैला क्या सोच रही होगी। नामर्द, डरपोक या फिर कुछ और। मैं वो पहली मुलाकात की याद में खोया हुआ था कि पीछे से राकेश भैया अपनी साइकिल की घंटी बजाए आ गए। एक च्युइंग गम चबाए वो एक मुस्कुराते चेहरा लेकर बड़ी रफ्तार से आगे बढ़ रहे थे और ठीक मेरे पास आके साइकिल की ब्रेक लगाए और बोले, अगर आपका ताड़ने का समारोह समाप्त हो गया हो जनाब तो हम आगे बढ़ें। और मैं अपनी होठों तले दबाए एक मुस्कान देते हुए कहा, आप ही का इंतजार कर रहा था। और मैं इतना कहते हुए अपनी साइकिल आगे बढ़ाने लगा। आज वो पहली बार नहीं था कि लैला उस इमली की पेड़ को पत्थर मारती रही और एक भी इमली टूटा नहीं था, बल्कि इस बात को आसपास 1 महीना हो गया था कि वो हर रोज स्कूल की लंच ब्रेक में ठीक इसी इमली की पेड़ को लगातार पत्थर मारती है, मगर हर बार वो पत्थर इमली से कई दूर रह जाती है। राह में आते जाते लोग उसे देखकर हंसते थे, खिल्ली उड़ाते थे, मगर उसका लैला पे इस हरकत पे जरा सा भी असर नहीं दिखती थी। वो बिल्कुल उसी तरह एक पे एक पत्थर मारती रहती थी और हर बार कई दूरियों से चुकती थी। उसके नाम के अलावा मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं था और ना ही वो किसी से इतना घुल मिलती थी जिससे उसके बारे में कुछ पता चल सके, मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा ठहराव था जो मुझे हर बार
उसकी ओर खींचता रहता था, जिसे उसकी आंखें किसी अंधेरे रात में एक अलाव की तरह थी, जिस पे हर किसी का नजर पहले खींची हुई चली जाती है। जैसे उसकी आंखों में एक जहां समाया हुआ था, जिसकी तलाश में, जिसको समझने में शायद मुझे उसकी सोच की गहराई में डूबना पड़ता, और शायद ही मैं उस गहराई तक कभी पहुंच पाऊं। और इसी बीच ट्यूशन सेंटर आ गया और मैं अलजेब्रा को समझने की कोशिश में लग गया। दूसरे दिन स्कूल में माहौल काफी सुस्त था। 12th के बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम था, तो काफी क्लासेस ऐसे ही दोस्तों के साथ ऑड इवन क्रिकेट खेलते हुए गुजर गया। उस प्रैक्टिकल एग्जाम में टीचर्स व्यस्त थे, तो मैथ सर उस दिन के लिए भी ट्यूशन छुट्टी कर दिए थे। राकेश भैया 12th में थे, तो उनका प्रैक्टिकल एग्जाम ख़त्म होने में लेट होने वाला था, और इसीलिए स्कूल छुट्टी होने के बाद आज मुझे अकेले घर जाना था। कई दिनों बाद आज मैं अकेले साइकिल चलाते हुए अपनी पसंदीदा गानों को गाते हुए घर लौट रहा था, जैसे मुझे कोई आज़ादी मिल गई हो। और लौटते वक्त देखा तो हर बार की तरह आज भी लैला अपनी पत्थरबाजी में व्यस्त थी। आज भी उसके निशाने काफी दूरी से चूक रहे थे, मगर वो अपने लक्ष्य में डटी हुई थी, और मैं बस उसकी खूबसूरत आंखों को देखते हुए आगे बढ़ गया। आज ट्यूशन नहीं था, तो घर में जाके आराम से खा पी के मैं सो गया। जब मैं अपने कुंभकर्ण निद्रा से उठा तो तब तक आसपास शाम के 4:30 बज चुके थे, मगर मुझे दूर से कई लोगों की आवाज सुनाई दे रही थी। मैंने झरोके से थोड़ा बाहर झांका तो देखा कि एक भीड़ में सारे लोग गांव के ठाकुरबाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। मैं कुछ सोचते हुए अपना मुंह धो के बाहर गया तो बाहर ठाकुरबाड़ी के पास सभा लगी थी। गांव के आसपास सारे लोग सभा में मौजूद थे। सरपंच जी, गांव के कई मुखिया और राकेश भैया ठाकुरबाड़ी के ऊपरी पायदान पे बैठे थे, मगर न जाने क्यों राकेश भैया की सर पे पट्टी बंधी हुई थी और उनके बाएं आंख के नीचे का हिस्सा फूल गया था और लाल पड़ गया था। उनके बाएं तरफ काफी दूर लैला खड़ी थी, मगर वो वहां क्यों खड़ी थी? और सिर्फ वही नहीं, उसके साथ हरी चाचा, उनकी पत्नी और उनकी बेटी सरिता भी खड़ी थी। गांव के लोग अपने बीच में कुछ कानाफूसी कर रहे थे। सबके चेहरे पे घृणता और एक अनजान डर छाया हुआ था। मुझे कुछ समझ नहीं पा रहा था कि उस माहौल के बारे में चल क्या रहा है। थोड़ा आगे गया तो मुझे देख सारे लोग कुछ और बातें करने लगे। मैं वहां खड़े एक भैया से पूछा तो उन्होंने मुझे सारी बात साफ साफ बताई, और कुछ देर बाद सभा खत्म हो गई और सभी लोग उस बात पे टिप्पणी करते हुए अपने अपने घर लौटने लगे। मैं भी उन लोगों में शामिल था, मगर मैं चुप था। शायद मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे कहना क्या था, और मैं वापस चुपचाप घर आके अपनी बिस्तर पे लेट गया। दूसरे दिन जब मैं ट्यूशन जाने के लिए राकेश भैया का इंतजार कर रहा था तो इस बार उस इमली की पेड़ को कोई पत्थर नहीं मार रहा था, और ये देख मुझे कल शाम की बात याद आ गई। लैला, जिसके इमली की पेड़ को पत्थर मारते रहने से और निशान चूक जाने पे हर कोई हंसता था, आज वो स्तब्ध था। लैला का कहना था कि वो उस पहले दिन की मुलाकात और राकेश भैया के छेड़छाड़ के बाद हर दिन उस इमली की पेड़ को निशान तो जरूर लगाती थी, मगर उसकी सही निशान उस इमली की पेड़ पे नहीं, बल्कि उस राह पे हर दिन गुजरने वाले राकेश भैया पे थी। वो कई बार कोशिश की अपनी इंतकाम पे जीत हासिल करने की, मगर हर बार राकेश भैया के साथ में रह जाता था, और वो नहीं चाहती थी कि वो पत्थर गलती से भी मुझे लग जाए, और उस अकेले राकेश भैया को पाने के लिए उसे आसपास 30 दिन से ज्यादा की अपेक्षा करनी पड़ी। और इसी बीच वो रोज अपनी मौका ढूंढती रही।
और उस प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के दिन जब मैं पहले चला आया था और राकेश भैया देर में अकेले लौटे थे, तब उसे वो तलाशती मौका मिल गई थी। और बस यही था उस इमली तोड़ने की कहानी, एक अपेक्षित कहानी। गांव में सभा के बाद उसे गांव से निकालने की बात हुई और आज सुबह वो गांव छोड़कर चली गई। मगर जाते वक्त भी उसकी आंखों में वही ठहराव, वही खूबसूरती थी जो उस सभा में मैंने उसकी आंखों में देखा था। जैसे वो कुछ साबित करके जा रही थी, कुछ अनोखी मगर सही। एक पल बैठ के सोचता हूं तो लगता है कि लैला गुस्से में तोड़े जाने वाले किसी कांच की तरह थी, जिसे टूटने का मन तो नहीं था मगर किसी का अहम, गुस्सा और घमंड भी तो शांत होना था। और इसी बीच राकेश भैया अपनी साइकिल की घंटी बजाए पीछे से चले आए और हम साथ में ट्यूशन की ओर बढ़ गए। तो यहीं तक थी उस लैला की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आया होगा, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। और तारीफ हो या ताने हो, बेझिझक कमेंट बॉक्स में फरमाइए, हम आपकी खिदमत पे हाजिर हैं। और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और अब आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम, फोर्टनाइट क्रॉनिकल्स नाम के साथ। शुक्रिया।